बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं अगर आप इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर कर लेते हैं। देखें, एक शख्स है जिसके पास इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। मे भी हो सकता है कि उसके पास फाइनेंस अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया हो। तो अब हम जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू हो सकती है, और जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करते हैं, तो हम उसको रिकग्नाइज करने के लिए उसका रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं। और वो रिकवरेबल अमाउंट जो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो उसकी मार्केट है। अगर हम आज इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ें तो कोई और हमसे प्रोजेक्ट खरीदने के लिए क्या होगा, तैयार होगा, जिससे प्रूव होता है जनाब कि इस प्रोजेक्ट की इटसेल्फ एक मार्केट है, और हमारे डिसकंटिन्यू करने पर कोई और इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में। तो अब इसमें असूल ये है कि जनाब कि अगर आप खुद से इंटरनली इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करते हैं, आप खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर क्या करते हैं, इंटरनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो फिर तो आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते जब तक कि आप तमाम क्राइटेरिया पूरे ना कर दें। लेकिन अगर आप किसी का इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी का इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर करते हैं तो फिर वो एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा, और उसको आप रिकग्नाइज करेंगे एसेट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाई दिया है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, या आपने उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया है, तो तभी तो उसकी जब फेयर मार्केट वैल्यू जब भी होगी तभी उसका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। यस और नो बताइए। तो अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप किसी का इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर करते तो आपके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एन एक्वायर्ड इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात तो जब आएगी जब पहले हम उसको एक्वायर करें। मतलब पॉइंट नंबर 1, हमने किसी का इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर कर लिया। पॉइंट नंबर 2, अब जहां पर वो प्रोजेक्ट रुक गया था हम उसको वहां से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जब हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो हम उसमें फर्दर एक्सपेंडिचर करेंगे। वो फर्दर एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा बेटा? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायर्ड इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो हिस्से हो गए इसके। एक, इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्वायर करना, दूसरा उस पर सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिचर करना। अब लिखा हुआ क्या आ गया पैराग्राफ 42 में? रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट रिलेट्स टू इन प्रोसेस रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्वायर्ड सेपरेटली, या तो आपने को सेपरेटली एक्वायर किया हो या फिर एक्वायर किया हो इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो आमतौर पर आप अगर इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसी का परचेज कर लेते हैं, चाहे वो सेपरेटली परचेज करें, चाहे वो किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपके पास आ गया, उसको आमतौर पर आप इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। क्योंकि जिस वक्त आप एक्वायर कर रहे होंगे उस वक्त मामला कुछ और होगा, जब वो इंटरनल प्रोजेक्ट था उस वक्त मामला कुछ और था। तो आपने उस इन प्रोसेस रिसर्च डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर दिया। अब बात यह है, वो कैपिटलाइज हो गया, जब अब आपने उस पर खुद से काम शुरू किया तो जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है वो अब आपका इंटरनल प्रोजेक्ट बन गया। यानी कि बी पार्ट ये कहता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड, अब उसके ऊपर जो फर्दर एक्सपेंडिचर हो रहा है आफ्टर एक्विजिशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट shall be accounted for in accordance with paragraph 54 to 62। यानी अगर उस पर फर्दर रिसर्च हो रही है तो वो रिसर्च कॉस्ट आप चार्ज करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इस पर डेवलपमेंट अगर फर्दर हो रही है सब्सिक्वेंटली, तो उस डेवलपमेंट को जब भी कैपिटलाइज करें जब आपके पास वो 6 क्राइटेरिया मुकम्मल हो। तो किसी का अधूरा प्रोजेक्ट एक्वायर कर लेना, उसको तो एक्वायर करके आपने इंटेंजिबल एसेट मान लिया, लेकिन जब उस पर आपने खुद से काम शुरू किया, जब खुद से फर्दर रिसर्च की या फर्दर डेवलपमेंट की उसको, तो फिर आप उस फर्दर जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है उसको आप उसी तरह कैपिटलाइज करेंगे जिस तरह आप अपने इंटरनल प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आप सबको या नहीं? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा सब लोग, जरा आप लोग बताइए, जवाब दीजिए बेटा सब लोग। हाँ भाई कंफर्म सबको बात समझ में आई है? अब इसको देख लें, इसकी एग्जांपल आपके पास मौजूद है, ये हम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं इसकी, देखें कि क्या ट्रीटमेंट कर रहे होंगे इसका। In process research and development acquired, a company bought an incomplete research and development project from another company considered to be fair market value। यानी कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का इनकम्प्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्वायर किया। कितने का एक्वायर किया? 4 लाख का एक्वायर किया।
और 4 लाख रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2011। तो भाई क्यों एक्वायर किया होगा? कुछ उसके अंदर फायदा दिख रहा होगा तभी तो एक्वायर किया होगा ना। क्या आपने सोचा भाई हमारे पास फाइनेंस है, हम कंप्लीट कर लेंगे? तो ये जो एक्विजिशन है इसको आप इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाई दे रहा होगा जब भी आपने इसको एक्वायर किया। द परचेज प्राइस हैज बीन एनालाइज एज फॉलोज। तो 4 लाख में क्या खरीदा है? लाख रुपए की आपने रिसर्च खरीदी है और 3 लाख रुपए की डेवलपमेंट परचेज की। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त उस शख्स ने रिसर्च की थी उस वक्त वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा था इंटेंजिबल एसेट को। जिस वक्त आपने ये प्रोजेक्ट परचेज किया उस वक्त इसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको दिखना शुरू हो गया। तो आपने जो एक्सपेंडिचर इनकर किया आप उस पूरे एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे जनाब कि पिछली पार्टी ने क्या ट्रीटमेंट किया था इसका। आप टोटल इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? 4 लाख। इस 4 लाख को आप कैपिटलाइज करें बतौर इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है जी। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या है? ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। Subsequent expenditure has been incurred on this project as follows. Further research into possible market was considered necessary. तो further research की है, अब आपका इंटरनल प्रोजेक्ट हो गया, तो ये आप ये इंटरनली कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वही पैराग्राफ अप्लाई होगा 54 से। चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेवलपमेंट इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। और फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी खर्च हुई है? 4,80,000 और पूरे साल के ऊपर बराबर तकसीम कर दें आप 12 महीनों पर। ठीक है ना। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एज डेवलपमेंट एसेट वर मेड ऑन 1 जून 2011। और आपका डेवलपमेंट क्राइटेरिया किस डेट से मेट हो रहा है? 1 जून 2011 से। इसका मतलब क्या हुआ? जनवरी टू मई जो होगा वो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस होगा और जून टू दिसंबर जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी। रिस्पॉन्स करें बेटा, जवाब दें। ऐसा ही है, बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। तो अब इसके दो हिस्से हो गए ना, यानी एक एंट्री बनी आपकी एक्विजिशन की ऑफ इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट आपने कितने में खरीदा? तो आपने कहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट कॉस्ट आपके लिए एसेट है, आपने इसको एसेट मान लिया। डेवलपमेंट कॉस्ट बतौर एसेट डेबिट 4 लाख रुपए से। कैश या बैंक क्रेडिट कितने से? 4 लाख रुपए से। अच्छा जनाब, अब उसके बाद अगला हिस्सा क्या है हमारे पास? अगला हिस्सा ये है कि हम इसके ऊपर कर रहे हैं फर्दर रिसर्च। उस पर हम खर्च कर रहे हैं रिसर्च कॉस्ट, जिसको हम चार्ज कर रहे हैं एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 लाख रुपए खर्च किए, चार्ज कर दिए, क्योंकि अब ये इंटरनल प्रोजेक्ट है। वही कैश या बैंक क्रेडिट कितने से? 2 लाख से। उसके बाद जनाब आपने डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर की, तो डेवलपमेंट कॉस्ट बतौर एक्सपेंस। फिर डेवलपमेंट कॉस्ट बतौर एसेट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट कितने से? 4,80,000 से। ठीक है। अच्छा अब क्या करें? डिवाइड करें इसको किससे? 4,80,000 को डिवाइड करें किससे? 12 से। मल्टीप्लाई करें किससे? 5 से।
रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 लाख रुपए आ गया, और डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 2,80,000 आ गया। तो ईयर एंड पर टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई है वो 4 लाख और 2,80,000, यानी 6,80,000 का एसेट शो होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, अनलेस के इसके ऊपर कोई इम्पेयरमेंट ना आ जाए, या अगर ये प्रोजेक्ट अवेलेबल फॉर यूज हो गया तो फिर इस पे चार्ज होगी अमोर्टाइजेशन। यस और नो बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए। कोई मुश्किल बात है? पैराग्राफ क्लियर है आपको ये वाला बेटा? कोई मुश्किल बात तो नहीं ना बेटा? अभी बताइए, I16 के तहत आपको रिवैल्यूएशन परफॉर्म करना आती है? अभी एक्सचेंज, ये सारी बातें जो हैं वही हैं जो I16 में है मौजूद। इनिशियल कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ये सारी बातें वही हैं। बहरहाल मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर चुका आपसे। अब ये है कि मेनली जो इससे रिलेटेड बातें हैं वो कर लूँ कवर आपके सामने। अब देखें ना, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, इसको भी हमने आपको पढ़ के बता दिया था कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, अगर आपको याद हो। ठीक है जी। अब पास्ट एक्सपेंस तक भी मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ दिया था, यस और नो? पास्ट एक्सपेंस यानी कि जब क्राइटेरिया मैट नहीं हुआ था, जब वो एक चीज एक्सपेंस बन गई थी, तो आगे क्राइटेरिया मैट होने के बाद कोई भी पास्ट एक्सपेंस रिवर्स होकर एसेट बनाया नहीं जा सकता। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे। ठीक है, जवाब दो बेटा। अभी आपके सामने है पैराग्राफ नंबर 72। An entity shall choose either the cost model in paragraph 74 or the reversion model in paragraph 75 as its accounting policy। यानी रिवोल्यूशन मॉडल चूज करना या कॉस्ट मॉडल चूज करना अकाउंटिंग पॉलिसी है। If an intangible asset is accounted for using revaluation model, all the other assets in its class shall also accounted for using the same model। वही बात है ना, वही बात है ना, वही बात है ना कि एक मॉडल किसी एक वे को फॉलो करेगा, मतलब सॉरी, एक क्लास जो है वो किसी एक मॉडल को फॉलो करेगी। मतलब अगर एक क्लास है सॉफ्टवेयर की तो तमाम सॉफ्टवेयर किस पर होंगे? रिवैल्यूएशन मॉडल पर। अगर एक क्लास है लाइसेंस की तो तमाम के तमाम लाइसेंस जो होंगे वो किस पर होंगे? रिवैल्यूएशन मॉडल पर। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइसेंस ए जो है वो कॉस्ट मॉडल पर हो और लाइसेंस बी जो हो रिवैल्यूएशन मॉडल पर। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। IS 38 में आप एसेट को रीवैल्यू जब कर सकते हो जब उसकी क्या हो? एक्टिव मार्केट हो। तो अगर किसी क्लास में जो कि रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है, कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट मौजूद है जिसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे उसको कॉस्ट मॉडल पे फॉलो करने के लिए, या उसको रिटेन करेंगे उसके लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट पर। दो में से कोई एक बात हो जाएगी आपके पास। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर आपके सामने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्टिव मार्केट क्या होती है? तो भाई एक्टिव मार्केट ये होती है जहां पर कोई भी चीज बड़ी आसानी से फ्रीक्वेंटली क्या हो सके, जिसको बहुत इजीली मार्केट जिसकी लगवाई जा सके, वो चीज मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली सेल होती हो, उस चीज की फ्रीक्वेंसी मार्केट में खरीदने और बेचने की बहुत ज्यादा हो। तो जो चीजें मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदी और बेची जाती हैं उनकी एक्टिव मार्केट होती है। भाई मार्केट वैल्यू लगवाना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई पुराना एसी निकाल लें आप, उसकी भी मार्केट लग जाएगी। ठीक है, बिल्डिंग्स की मार्केट लग जाएगी, प्लॉट्स की मार्केट भी लग जाएगी। ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन कुछ कुछ इलाके ऐसे होते हैं, कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली एक बंदे से दूसरे बंदे तक क्या होते हैं? सेल होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन आपको ये बोले कि भाई आपको एक इंडिपेंडेंट रीवैल्यूअर ने या इंडिपेंडेंट जो आपका क्या कहते हैं कंसल्टेंट है, उसने आपको फेयर मार्केट का अंदाजा लगा के दिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस बात पर आप उस एसेट को रीवैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अंदाजन फेयर मार्केट वैल्यू निकाली गई है, एस्टीमेट लिया गया है फेयर मार्केट वैल्यू का, और फेयर मार्केट वैल्यू विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप IAS 38 के तहत उस रीवैल्यू मतलब उस एसेट को आप रीवैल्यू नहीं कर सकते। तो बस IAS 38 में और IAS 16 में फर्क क्या है, एंट्रीज वगैरह सब कुछ सेम है। IAS 16 के अंदर हम एस्टिमेटेड फेयर मार्केट वैल्यू भी लेते हैं कि हम किसी भी इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर को बुलाएं, सर्वेयर को बुलाएं और उससे बोले भाई फेयर मार्केट का अंदाजा दो, वो जो अंदाजा देगा उस पर हम उसको रिवैल्यू कर देंगे। लेकिन IAS 38 में एसेट रिवैल्यू जब ही होगा जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल होगी विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट। तो जो चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली मार्केट में खरीदी और बेची जाती हैं उनकी एक्टिव मार्केट है कि नहीं। अब इसकी एक मैं आपको मिसाल दूं, देखें आप फोन लेते हैं एप्पल का और सैमसंग का, ज्यादातर लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि यार इसको 1 साल भी इस्तेमाल करेंगे तो जो पैसे लगाए ना वो वापस अच्छे खासे हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजीली मार्केट में सेल हो जाता है। यस और नो बताइए, ऐसा है कि नहीं। तो आप क्या बोलेंगे यार, आप ये बोलेंगे कि भाई एप्पल की और सैमसंग की बड़ी एक्टिव मार्केट है कि बहुत फ्रीक्वेंटली बिक जाती हैं चीजें। बिल्कुल इम्पेयरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसका ताल्लुक किसी और चीज से भी है, ठीक है ना। वो रिकवरेबल अमाउंट के लिए है, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए, बिल्कुल। तो बहरहाल बताने का मतलब यहाँ पर यह है आपसे कि यार एक्टिव मार्केट का मतलब क्या, वो चीज मार्केट में बिकती हो, एक्टिवली सेल हो जाती हो, मतलब आप मार्केट से उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, सिंपल, किसी से अंदाजा लगवाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके कोई जान पहचान वाले जापान से कोई आया, कोई जापानीज फोन लेकर आए, आपने उसको यूज किया 1 साल बाद, उसको मार्केट में बेचने के लोगों ने बोला ये कौन सा फोन है, ऐसा कोई फोन तो हमने आज तक कभी देखा नहीं है। आपने बोला यार जापानीज फोन है, इतना हाई लेवल क्वालिटी फोन, उसने बोला यार इधर तो इसकी मार्केट नहीं है भाई, कौन खरीदेगा इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब उसकी मार्केट लगेगी तो कैसे लगेगी, अंदाजन लगेगी ना यार। उसकी क्या कहते हैं आप जो प्रोसेसर है, कॉन्फ़िगरेशन जो भी इसकी होंगी वो आप सारी देखेंगे, उसके हिसाब से उसको कंपेयर करके कोई ना कोई उसकी मार्केट वैल्यू का अंदाजा लगा ही लेंगे। यस और नो बताइए, जवाब दीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो बहुत सारे फोन होते हैं जिनकी एक्टिव मार्केट नहीं होती, मार्केट में आप बेचते हैं तो बहुत कम पैसों में बिक रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा मार्केट में डिमांड नहीं होती। तो बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई कि एक्टिव मार्केट होती है हमेशा उन चीजों की जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली खरीदी और बेची जाए मार्केट में, ठीक है ना। तो पहली बात, पॉइंट नंबर 1, एक पूरी क्लास इंटेंजिबल एसेट की किस पर होगी, या तो कॉस्ट मॉडल पर या रिवैल्यूएशन मॉडल पर। सही है बेटा, क्लियर है। और उस क्लास को रीवैल्यू जब ही किया जाएगा, यानी किसी भी एसेट को रीवैल्यू जब ही किया जाएगा जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल हो विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट। अगर पूरी क्लास रिवैल्यूएशन मॉडल पर है लेकिन किसी एक एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो फिर बेटा वो एसेट रहेगा किस पर, कॉस्ट मॉडल पर। ये एक्सेप्शन है कि बाकी एसेट रहेंगे उस क्लास के अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल पर, लेकिन वो एक एसेट रहेगा किस पर, कॉस्ट मॉडल पर। मजबूरी, अब क्या करें। सही है। हाँ अगर बाद में अवेलेबल हो गए तो ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, फिर तो हम उसको रिवैल्यू करेंगे। ये तो कोई मतलब अंडरस्टूड बात हो गई ना। बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से आप वो IAS 40 वाला कोई पॉइंट निकाल रहे हो शायद, है ना। अच्छा जी, अब क्लास क्या है, अ क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज grouping of asset of similar nature and use in an entity's operation।
The items within a class of intangible asset are revalued simultaneously to avoid selective revaluation. ठीक है जी, यानी ये लाइन बड़ी क्या कहते हैं कीमती है. The items in the class of intangible asset are revalued simultaneously to avoid selective revaluation. मतलब revaluation पूरी क्लास की परफॉर्म होगी, किसी एक पार्टिकुलर एसेट की नहीं होगी. And the reporting of the amounts in the financial statement representing a mixture of cost and values as at different dates. ये आपके सामने सारी तफसीलात मौजूद है यहाँ पर. अब वही दो मॉडल बता दिए गए आपके सामने. एक मॉडल क्या है, कॉस्ट मॉडल है, पैराग्राफ 74. After initial recognition, an intangible asset shall be carried at its cost less any accumulated depreciation, any accumulated impairment loss. Same principle जो आपको IA-16 में सिखाया गया. उसके बाद revaluation model. After initial recognition, an intangible asset shall be carried at a revalued amount being its fair value at the date of revaluation less, और ये fair value with reference to active market होनी चाहिए, less any subsequent accumulated depreciation, accumulated amortization and any subsequent क्यों बोलता है, वही कि भाई कैरिंग अमाउंट तक आप accumulation एलिमिनेट कर देंगे और उसके बाद आप कैरिंग अमाउंट को रीस्टेट कर देंगे फेयर मार्केट वैल्यू पर. ये तमाम बातें आप अच्छी तरह जानते हैं. तो एंट्रीज का इशू नहीं है बेटा, इशू बहुत बारीक सा है. आपको रीवैल्यूएशन परफॉर्म करना आती है, लेकिन बस यहाँ ख्याल रखना है कि रीवैल्यूएशन परफॉर्म कब करनी है. फॉर द पर्पस ऑफ रीवैल्यूएशन अंडर दिस स्टैंडर्ड fair value shall be measured by reference to an active market. Revaluation shall be made with such regularity that at the end of the reporting period the carrying amount of the asset does not differ materially from its fair value. तो आप रिवर्सन परफॉर्म करें जब एसेट का कैरिंग अमाउंट जो हो वो मटेरियल डिफरेंट हो. वही फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सन क्या होगी, हर साल परफॉर्म करनी है, हर 2 साल में करनी है, 3 साल में करनी है, 5 साल में करनी है. तो इस पर जजमेंट अप्लाई होती है, आप जानते हैं. तो जिस डेट पर एसेट का कैरिंग अमाउंट मटेरियल डिफरेंट हो गया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से आप क्या कर लें, आप अंदाजा लगा लें कि हर 3 साल बाद करनी है, हर 5 साल बाद करनी है. ये आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है. यस और नो, ये सारी बातें आपने IA-16 में भी पढ़ी हैं. आप मुझे बता दीजिए अच्छी तरीके से. ठीक है जी. अब ये बड़ा कीमती पैराग्राफ है, बहुत कीमती पैराग्राफ है. 76. The revaluation model does not allow the revaluation of intangible asset that have not previously been recognized as an asset. क्लास आगे आ रही है बेटा, इस पॉइंट को समझो बेटा. सबसे पहले देखो, समझना बात को. ब्रांड पे एक्सपेंडिचर हुआ, ब्रांड नेम प्रमोट करने में, सुनना बात को, ब्रांड नेम प्रमोट करने में, ब्रांड नेम सोचने में, नाम देने में, नाम तख्लीक करने में, नाम को प्रमोट करने में जितना भी खर्चा हुआ चार्ज क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ. यस और नो, जवाब दो. आपने ब्रांड लॉन्च किया टाइगर बिस्किट, ठीक है. आपने ब्रांड लॉन्च किया कौन सा, खोपड़ा कैंडी फॉर एग्जांपल, मतलब कोई भी नाम दे दें, ये सारे ब्रांड ही है ना यार, ये सारे ब्रांड नेम ही है ना यार. कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी नाम से बिक रही है. तो जिस वक्त आप इस ब्रांड को तख्लीक कर रहे हो उस वक्त इस ब्रांड को कोई नहीं जानता. ये ब्रांड मशहूर होगा वक्त के साथ साथ. अब एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इस ब्रांड की फेयर मार्केट वैल्यू होगी और लोग आपसे ये ब्रांड खरीदने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे कि यार ये नाम हमें भेज दो, ब्रांड नेम हमें दे दो, क्या हम इस नाम से अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे. क्या ख्याल है. तो अब एक बुनियादी कायदा आपके सामने ये आया कि यार जब एसेट नहीं है तो एसेट की रिवैल्यूएशन कैसे हो सकती है. एक चीज को आपने बतौर इनटेंजिबल ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और आगे चल के अगर उसकी मिल जाती है फेयर मार्केट वैल्यू, लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको ऑफर आती है, उसकी एक्टिव मार्केट की बुनियाद पर उसकी मार्केट वैल्यू लग जाती है. तो फेयर मार्केट वैल्यू का होना
किसी भी ऐसे एक्सपेंडिचर को जिसको आप एक्सपेंस बना चुके हो, उसको रीवैल्यू करके आप उसको कभी एसेट नहीं बना सकते। रीवैल्यूएशन जब भी मुमकिन है जब वो एसेट के तौर पे कैपिटलाइज हुआ हो। समझे बात को? भले इम्पेयर हो गया हो, इम्पेयरमेंट रिवर्स हो सकती है। तो जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया है इंटरनली जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट्स पर, चाहे वो ब्रांड हो, मास्टहेड्स हो, पब्लिशिंग टाइटल्स हो, कस्टमर लिस्ट हो, वो एक्सपेंस चार्ज जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ना पास्ट एक्सपेंस रिवर्स होकर एसेट बन सकता है, ना पास्ट एक्सपेंस रीवैल्यू होकर उसकी मार्केट वैल्यू होने की बिना पर रीवैल्यू को एसेट करार दिया सकता है। और वो रिसर्च कॉस्ट जिसको आप क्या कर चुके हैं, इनकर कर चुके हैं, चार्ज कर चुके हैं प्रॉफिट अकाउंट को, उसको भी कोई खरीदने के लिए तैयार है आपकी रिसर्च को, उस रिसर्च की भी अब फेयर मार्केट वैल्यू है, तो क्या आप उस रिसर्च कॉस्ट को रीवैल्यू करके एसेट बना सकते हैं? नो। तो ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है जी। और ये मशहूर जमाना पैराग्राफ, इनिशियल रिकग्निशन इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट, ठीक है ना। इनिशियल ऑफ इनटेंजिबल एसेट एट अमाउंट्स अदर देन कॉस्ट, ठीक है। तो यानी क्या मतलब क्या हुआ, ये उनकी बात कर रहा है जिनकी इनिशियल रिकग्निशन जो है वो कॉस्ट से हटकर हुई। द इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट एट अमाउंट्स अदर देन कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें जो है वो कुछ चीजें आ सकती हैं, खास तौर पे क्या, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप पैराग्राफ नंबर 17 पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये 17 पर आप उसको मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये है, क्या लिखा हुआ है जनाब, इट इज अनकॉमन फॉर एन एक्टिव मार्केट टू एग्जिस्ट फॉर एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है जी। तो ये बड़ी लॉजिकल बात बोली यार, कि कोई प्रोडक्ट थोड़ी है कि मार्केट में बहुत ज्यादा रीसेल होती हो, मतलब फ्रीक्वेंटली, तो मतलब कि बड़ा अनकॉमन बात है कि इनटेंजिबल एसेट की क्या हो, एक्टिव मार्केट हो। ऑल्दो दिस मे हैपन, for example in some jurisdiction an active market may exist for freely transferable taxi licenses, fishing licenses, production quotas। मतलब आपको टैक्सी लाइसेंस मिला, आपने कुछ अर्सा बिजनेस किया, फिर किसी और को वो लाइसेंस दे दिया, उसने बिजनेस कंटिन्यू किया, उसको समझ नहीं आया, उसने किसी और को बेच दिया, तो वो लाइसेंस एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी में ट्रांसफर होता रहा। तो मतलब इस चीज ने क्या कर दिया, उसकी एक्टिव मार्केट क्रिएट कर दी। However, an active market cannot exist for brands, newspaper, mastheads, music and film, publishing rights, patents और trademarks, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप अपने पास ही रिटेन रखते हैं, किसी को बेचते नहीं है, तो इन चीजों की एक्टिव मार्केट होना मुश्किल बात है। Also, although intangible assets are bought and sold, contracts are negotiated between individual buyers and sellers and transactions are relatively infrequent। हालांकि इंटेंजिबल एसेट ब्रांड्स बिकते हैं, पैटेंट्स बिकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शन इनफ्रीक्वेंट होती हैं, लिहाजा इनके बिकने से जो प्राइस तय होती है उस प्राइस को हम कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट नहीं मान सकते। For these reasons, the price paid for one asset may not provide sufficient evidence of the fair value of another. Moreover, prices are often not available to the public। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट छुपे हुए होते हैं, तो ये आम जनरल पब्लिक तक मार्केट में असेसमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं होता कि जनाब के इन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। फिर ये पैराग्राफ 79 उसी चीज के ऊपर बात कर रहा है कि भाई कब कब आपने एसेट को रिवैल्यू करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। और पैराग्राफ 80 बात कर रहा है कि भाई रिवैल्यूएशन कैसे परफॉर्म होगी, तो वही दो मेथड आपके पास आ जाएंगे, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड
नेट रिप्लेसमेंट मेथड, याद है ना आपको, सीखे ना आप लोगों ने बेटा। तो रिवर्जन परफॉर्म करने के दो मशहूर तरीके, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड एंड नेट रिप्लेसमेंट मेथड। मतलब ये सारे IE16 में कवर हुए हैं। यस और नो, रिस्पॉन्स बेटा, रिस्पॉन्स। नाउ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ 81 एंड 82 जो बता दिया मैंने, इसका तस्करा भी मैंने पहले कर दिया। इफ एन intangible asset in a class of revalued intangible asset cannot be revalued because there is no active market for this asset, the asset shall be carried at its cost less any accumulated amortization and impairment losses। वो एसेट जो कैपिटलाइज होने के बाद उसकी कभी आपको एक्टिव मार्केट नहीं मिल सकी, तो उस क्लास में रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करने के बावजूद भी उस क्लास के अंदर उस एसेट को आप कैरी करें किस पर, कॉस्ट मॉडल पर, और उसको उसकी कॉस्ट में से लेस करें उसकी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। अच्छा जी, अब ऐसा हो गया जनाब, 82 पैराग्राफ क्या बोलता है, इफ द फेयर वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूड इंटेंजिबल एसेट, मतलब एक एसेट की पहले एक्टिव मार्केट थी, वो पहले रीवैल्यू हो गया था। If the fair value of a revalued intangible asset can no longer be measured by reference to an active market, यानी पहले एक्टिव मार्केट थी, पहले वो रीवैल्यू हो चुका है, लेकिन अब फर्दर रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई एक्टिव मार्केट वाली फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। The carrying amount of the asset shall be its revalued amount at the date of last revaluation। तो फिर उसको आप रखें आखिरी रिवैल्यूड अमाउंट पर और उसी पर उसको आप अमोर्टाइज करते रहें by reference to the active market less any subsequent accumulated amortization and any subsequent accumulated impairment losses। तो ये बात हमास ने सवाल किया था, मैंने उसका जवाब उसी वक्त आपको दे दिया था। ठीक है, रिस्पॉन्स देते हैं यार आप लोग, रिस्पॉन्स देने में क्या करते हैं, टाइम लगा देते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जिस एसेट की पहले फेयर मार्केट वैल्यू विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट अवेलेबल थी, अब अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं, तो ये इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है, उसकी अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एसेट इंपेयर हो गया हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस एसेट की पहले फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल थी विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट, अगर वो अब अवेलेबल नहीं है तो क्या हो गया ऐसा कि टैक्सी वाला बिजनेस बंद हो गया, लोग अब उस इलाके में टैक्सी वाला बिजनेस करना नहीं चाहते, तो एक बंदे से वो लाइसेंस दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं हो रहा, या गवर्नमेंट ने लाइसेंस, अब क्या हो गया, गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट ने उस लाइसेंस को अगली पार्टी पे ट्रांसफर करने पे क्या लगा दियो, रिस्ट्रिक्शन लगा दियो। तो जैसे रिस्ट्रिक्शन लग गई तो अगली पार्टी उसको खरीदने के लिए तैयार ही हो सकती, ऑटोमेटिकली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट। जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें। अच्छा जी, और फिर वही बात, if the fair value of the asset can be measured by reference to active market at subsequent measurement date, the revaluation model is applied from that date। ठीक है, अगर एक एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट नहीं मिल रही, अगर सब्सिक्वेंटली वो मिलना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसको दोबारा क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले आएंगे और आप उसको रिवैल्यू करना शुरू कर देंगे, दैट्स ऑल। फिर वही पैराग्राफ नंबर 85 वही ट्रीटमेंट बताता है जो हमने IE16 में पढ़ा कि अगर एसेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड accumulated in the equity under the heading of reversion surplus। However, the increase shall be recognized in profit or loss to the extent that it reverses reversion decrease। यानी कि जो आपने माजी में प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस चार्ज किया था, यानी अगर आप HCA से नीचे चले गए थे रिवैल्यू करते हुए, तो अगर आप वापस HCA तक आते हैं तो वापस HCA तक जो होगा वो रिवर्सल प्रॉफिट लॉस में इनकम बन जाएगा ना आपके लिए। तो ये बातें बतानी है बेटा, ये बिल्कुल सेम टू सेम IE16, सेम टू सेम IE16। बोलो भाई बोलो, जवाब दो,
रिस्पॉन्स दो यार, रिस्पॉन्स दोगे तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। क्या कहते हो, बताओ। ये बिल्कुल सेम टू सेम I-16 है। यहाँ 85 और 86 है, वहां 39 और 40 पैराग्राफ था। ठीक है, तो एक दफा आप चाहो तो पढ़ लो इस चीज को जरा। फिर वही क्या है बेटा, इंक्रीमेंटल डेप्शन जिस तरह थी, the cumulative surplus included in the equity may be transferred directly to retained earnings when surplus is realized. The whole surplus may be realized on retirement of disposal of the asset, यानी मतलब पूरा surplus realize हो जाएगा asset के disposal के वक्त। However, some of the surplus may be realized as the asset is used by the entity. In such a case, the amount of the surplus realized is the difference between amortization based on revalued carrying amount of the asset and amortization that would have been recognized based on the asset historical cost. वही incremental depreciation या incremental amortization, उससे आप एंट्री बनाते रहेंगे। और रिटेन अर्निंग क्या कहते हैं, रिवर्स सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, पूरी कहानी अब सेम टू सेम है, बस जो डिफरेंस है उनको अच्छी तरह आप याद रखें। तो यहां तक कोई मसला हो तो आप मुझे बता दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दे दीजिए आप लोग, बताइए कोई बात, कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा बेटा, दो किस्म के अब हमारे पास इंटेंजिबल एसेट होते हैं, इंटेंजिबल विद डेफिनेट यूजफुल लाइफ और या फाइनाइट यूजफुल लाइफ, और इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। मतलब इनफाइनाइट नहीं बोल सकते उनको, इनडेफिनेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे उनकी यूजफुल लाइफ तो है लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। अब आप बताइए, कोका कोला ब्रांड जो है, कोका कोला ब्रांड जो है, एक सवाल पूछूं आपसे, क्या कोका कोला ब्रांड कोका कोला कंपनी की बुक्स में कैपिटलाइज होगा? बतौर इंटेंजिबल एसेट। अगर मैं बोलूं यस कैपिटलाइज होगा तो फिर आपका जवाब क्या होगा इसके ऊपर? अगर मैं बोलूं कैपिटलाइज होगा तो जवाब क्या होगा आपका? वो अलग मसला है, तो फिर किसी और से परचेज किया होगा। कोका कोला किसी और से परचेज किया हो तो उनकी अपनी कंपनी है। अब सुनो एक और मसला तो मैं समझा दूं, देखो हर बिजनेस पहले कैसे शुरू होता है, सोल प्रोप्राइटर पे शुरू होता है ना बेटा, यस और नो बताओ। हर बिजनेस सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप पे शुरू होता है, मतलब बेसिक बिजनेस शुरू हुआ, बहुत छोटे पैमाने पे शुरू हुआ था ना बिजनेस ये भी, क्या कहते हो? तो यार ये ब्रांड तो जनरेट किसने किया होगा? उस बिजनेस ने जनरेट किया होगा ना, जिसने इस बिजनेस को इनिशिएट किया था, वो तो इंडिविजुअल था, सोल प्रोप्राइटर था। जब ये ब्रांड मशहूर हो गया और तरक्की करके आगे पहुंच गया, तो फिर इन्होंने सोचा होगा जनाब कि हम अपने बिजनेस की लीगल फॉर्म चेंज करते हैं, हम उसे कन्वर्ट करते हैं कंपनी में। तो जब ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटर से कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो कंपनी एक लीगल पर्सन है, यानी कंपनी ने एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। यस और नो? मामला आ गया बिजनेस कॉम्बिनेशन का। तो कोका कोला कंपनी ने उस सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस टेक ओवर किया होगा, और उस टेक ओवर करते हुए उस ब्रांड की भी क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अच्छा, बिजनेस कॉम्बिनेशन में सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट नहीं चाहिए, ये समझ लीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। फेयर मार्केट वैल्यू विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए चाहिए। बिजनेस कॉम्बिनेशन में किसी भी इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू, सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए बस।
भले वो डिफरेंस टू एक्टिव मार्केट हो या ना हो, कोई गर्ज नहीं है। रीवैल्यूएशन करने के लिए क्या चाहिए? फेयर मार्केट वैल्यू विद डिफरेंस टू एक्टिव मार्केट। समझ रहे हैं बात को या नहीं? जवाब देना यार, जवाब दें इस बात का। अब दो बातें। अब कोका कोला ब्रांड को यार 200 साल से ऊपर वक्त हो चुका है, लाइफ उसकी खत्म ही नहीं होगी, देरी अभी भी चल रहा है, पता नहीं। अब आप मुझे बताइए आगे आप कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि कोका कोला ब्रांड जो है वो जवाल पजीर हो जाएगा? उस टाइम जाहिर सी बात है उस फेयर मार्केट वैल्यू का एस्टीमेट निकाला जाएगा बेटा, एस्टीमेट निकाला जाएगा। और ये फेयर मार्केट वैल्यू पे अलग से एक स्टैंडर्ड है बेटा, आईएफआरएस अलग से मौजूद है जो फेयर मार्केट वैल्यू पे डील करता है। लेकिन अभी आपको उससे, आपके लिए तो सिर्फ इतना इनफ है कि फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। हाँ बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोका कोला ब्रांड को 200 साल का वक्त तो गुजर चुका है, अब आगे कितना वक्त गुजारना है आप तय कर सकते हैं। अब इसको इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, देखो खत्म तो होना है किसी ना किसी दिन, ये तो है, अब हम जानते हैं सब। तो इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, इनडेफिनेट जरूर बोल सकते हैं। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि दो किस्म के इंटेंजिबल एसेट हो गए, एक जिनकी लाइफ क्या है, फाइनाइट है, जो हम तय कर सकते हैं, और जिनकी लाइफ इनडेफिनेट है, जो हम तय नहीं कर सकते। वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ फाइनाइट है उनको हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, वही स्ट्रेट लाइन मेथड पर। रिस्पॉन्स दें, वही स्ट्रेट लाइन मेथड पर, वही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर, वही सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड पर, वही यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड पर, वही प्रोडक्शन आवर, मतलब सारे वही मेथड है। सिस्टमेटिक एलोकेशन करनी है डेप्रिशिएबल अमाउंट की ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यस और नो? तो जो इनडेफिनिट जो फाइनाइट लाइफ वाले एसेट होंगे उनको हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। और वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ डिफाइन नहीं हो पा रही, इनडेफिनेट लाइफ है, उनको फिर हम अमोर्टाइज नहीं करेंगे। लेकिन फिर करना क्या होगा, उनकी हर साल परफॉर्म करनी होगी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग विदाउट एनी इंडिकेशन। उनका हर साल के एंड पे आपने ये करना है, उनके रिकवरेबल अमाउंट को मैच करना है उनके कैरिंग अमाउंट से। कुछ समझे बात या नहीं? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, an entity shall assess whether the useful life of an intangible asset is finite or infinite, indefinite, and if finite, the length of number of production or similar units constituting that useful life. तो कितना अरसा की वो लाइफ है? An intangible asset shall be regarded by the entity as having indefinite useful life when based on an analysis of all the relevant factors. There is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash flows. आपको कोका कोला कंपनी के कैश फ्लोस कब रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, बताइए? आपको कब लगेगा जनाब कि इसकी मार्केट डाउन हो जाएगी, इसकी सेल खत्म हो जाएगी? कोई आपके दिमाग में कोई टाइम फ्रेम है जिसमें आप बोलते हैं भाई आज से 20 साल बाद ये ब्रांड नहीं होगा? कोई टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं? तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा, कोका कोला ब्रांड की लाइफ क्या हो गई, इनडेफिनेट हो गई। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है जनाब। हाँ, अगर सब्सिक्वेंट डेट पर उसकी लाइफ अवेलेबल हो जाती है तो फिर आप उस डेट से उसको अमोर्टाइज करना शुरू कर सकते हैं। उसकी लाइफ डिफाइन होना हो जाए, बस एक दफा डिफाइन हो जाए, ठीक है ना? तो ये सारी बातें, बुनियादी बातें आपके सामने रख दी। फिर ये फैक्टर्स के ऊपर हम बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल, तफसीलात हैं बहुत ज्यादा, अगर आप पढ़ना चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी इसमें आ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही है, प्रोडक्ट की डिमांड भी आ रही है, कॉम्पिटिटर्स को भी कंसीडर करना है मुस्तकबिल के अंदर। तो ये पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर आप तय कर सकते हैं कि भाई किसी भी एसेट की
लाइफ डिटरमाइन हो सकती है, नहीं हो सकती। अब ये बात जो मैं बोलता आ रहा था, द टर्म इनडेफिनेट डज नॉट मीन इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है? इनडेफिनेट और बात है, इनफाइनाइट और बात है। इनडेफिनेट का मतलब ये हुआ लाइफ तो है लेकिन डिफाइन नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी आपके लिए। ठीक है जी, द मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ 94, इसको आप जरा पढ़ें, क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ को आप पढ़ें। चलिए फिर मैं इस पे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ अगली क्लास के अंदर, फिर इसको हम क्या करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास। एक क्वेश्चन आपको अलग से करवाऊंगा, फिर एक पास पेपर का क्वेश्चन है वो भी करना है, जिसके अंदर ये जो आज हमने पढ़ा है रिवैल्यूएशन और जो ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे दोनों मिलकर अप्लाई हो जाएंगे। जो पिछला जो कुछ पढ़ा उसको रिवाइज कीजिएगा, फिर मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको अगली क्लास में ये पढ़ाते ही। ठीक है, ओके बेटा, इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बातें करेंगे अगली क्लास।